शुक्रिया सत्यम। हैं अभी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, और कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां और तो कैफियत गालिब की है और मिसरा सबका अपना अलग अलग। जिस नरेटिव की बात हम लोग कर रहे हैं वो नरेटिव कभी एक दिन में बिल्ड नहीं होता, ये हम सब लोग जानते हैं। और आज ही इस नरेटिव की बात क्यों करनी पड़ रही है ये भी हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं उन इतिहास की कंदराओं में या उन अंधी गलियों में नहीं जाऊंगा जहां से जंगल जंगल बात चली थी और पता चला था कि कुछ लोग हैं जो इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे और लगातार उनको हमारे बुजुर्गों ने दूर रखा। लेकिन आज वो सत्ता नहीं हमारे दिमागों पर काबिज हैं, और दिमागों पर इस तरह से काबिज हैं कि उनके नैरेटिव को हमने सच मान लिया है। उनके नैरेटिव के साथ में चलते हुए हमें ये महसूस हो रहा है कि हम एक सुरक्षित वातावरण की ओर जा रहे हैं। तो दुनिया के जिस हिस्से में हम ये बात कर रहे हैं वहीं आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक बस्ती उजाड़ी गई थी। उस बस्ती के बारे में इस नैरेटिव कहें, परसेप्शन कहें, उसके बारे में दो तरह की खबरें आई थी। मैं बहुत स्थानिक इसलिए दे रहा हूं आपको कि शायद लोगों को पता हो, कुछ लोग उससे वाकिफ हों। एक श्यामला हिल नाम का इलाका होता है इस शहर में, जहां से कि इस शहर की नहीं पूरे प्रदेश की किस्मत लिखी जाती है। और वहां पर करीब 30-40 परिवार रहते थे, उनमें से कुछ आदिवासी परिवार थे। आयरनी ये है कि वो आदिवासी परिवार जिस जगह पे रहते थे वो वन क्षेत्र की जमीन है, लेकिन सत्ता के कुछ प्रतिष्ठानों को वो जमीन चाहिए थी, उनको अपनी गाड़ियां खड़ी करनी थी और वो जमीन उजाड़ दी गई। उसके बारे में इक्का दुक्का खबरें आई, हमारे कुछ साथियों ने भेजी और जैसे जितनी हो सकती थी कोशिश हम लोगों ने की वो लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं और जो नैरेटिव बन चुका है कि विकास के लिए इतना तो देना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को हटना ही पड़ेगा। एक बस्तियां आमतौर पे होता है ना कि शहर की खूबसूरती में एक पैबंद की तरह दिखाई देती हैं, तो वो पैबंद थी श्यामला हिल में और उसे उजाड़ दिया गया। यहां से बात शुरू जब हम कर रहे हैं तो दो चीजों पर मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। एक तो ये कि जो ये नैरेटिव बनता बिगड़ता और फिर से रचता है कोई, वो कैसे रचता है, कैसे कोई नैरेटिव हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से पैवस्त हो जाता है कि हम उसके अलावा कुछ और नहीं सोचना चाहते। जिस ग्रैंड नैरेटिव की बात अभी सत्यम कर रहे थे उसमें एक बड़ा नैरेटिव ये है कि ईश्वर है और ये सभी लोग मानते हैं और उसकी तमाम तरह की प्रावधियां हैं। आपको सुबह मंदिर से लेके और अजानों से लेके और गुरुद्वारे तक तमाम तरह के, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर है ये नैरेटिव एक बड़ा नैरेटिव है। और दूसरा नैरेटिव ये है कि ये दुनिया रैंडम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बिग बैंग के बाद में हुई और एनार्की के जरिए ये आगे बढ़ती जा रही है। कोई इसमें पैटर्न नहीं है। जो पैटर्न दिखाई भी देता है वो करोड़ों करोड़ों आवृत्तियों और प्रासंगिकताओं के बाद एक जगह जीवन बन जाता है और हमें से कोई खास व्यक्ति नहीं है। इंसान जो बना है वो भी उतना कोई खास नहीं है और 2-4 लाख साल में इंसान बना है और ये भी मर जाएगा, एक जीव है, तो इंसान को भी उतना खास नहीं मानना है। एक ये नैरेटिव है। लेकिन आप देखेंगे कि ईश्वर के बारे में जब भी बात होती है तो उसमें एक बात कही जाती है कि मान लेते हैं, बिलीव करते हैं। मेरा तो बिलीव है साहब, मेरा ईश्वर में बिलीव है। बिलीव क्यों करते हैं आप, मानते क्यों नहीं उसे? हम बिलीव नहीं करते सूरज में, हम इस बात में बिलीव नहीं करते ना कि हम जिंदा हैं या पेड़ है, पहाड़ है, इनमें बिलीव नहीं करते, हम मानते हैं कि ये चीजें हैं। तो नैरेटिव यहां से शुरू होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम जिस भाषा के साथ में ये काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि सत्ताएं किस तरह से तकनीक और भाषा इन दो के साथ में चलती हैं। मैं तकनीक और भाषा के साथ इसलिए बात कर रहा हूं कि भाषा एक तकनीक है, भाषा की एक पॉलिटिक्स है, भाषा की एक संस्कृति है और भाषा को एक तकनीकी टूल के तौर पर सत्ताएं इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको कि हमारे बुजुर्ग जब बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे उस समय उर्दू में बहुत सारी कवायद होती थी। सरकारी जो दस्तावेज होते थे वो उर्दू में होते थे या फिर कैथी लिपि में होते थे। मेरे घरों में कैथी लिपि रही है तो वो देखते रहे हैं। फिर एक दौर आया जिसमें कि धीरे धीरे लोग हिंदी और अंग्रेजी की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन जब
सत्ता ने देखा कि ज्यादातर लोग हिंदी और अंग्रेजी भी जानने लगे हैं और अंग्रेजी जानने वाले भी आते जा रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं, सत्ता प्रतिष्ठानों से टकरा रहे हैं, तो धीरे से उसकी भाषा पिछले 10, 20, 25 सालों में डिजिटल की गई है। और डिजिटल भाषा के साथ एक बड़ा काम यह हुआ है कि लगभग 70 से 80% आबादी सीधे सीधे उस सत्ता से दूर हो गई है, उससे संवाद की उसकी स्थिति खत्म हो गई है। अब जब संवाद की स्थिति जनता की खत्म होती है तो दो तरह से संवाद हो सकता है, या तो कोई बिचौलिया हो, जैसे कोर्ट की भाषा में हम कहते हैं कि वकील हो, संदीप सॉरी मतलब बिचौलिया नहीं कह रहा हूं, वकील ही कह रहा हूं, तो कोर्ट को एक वकील चाहिए होता है, वैसे ही जनता को बात करने के लिए एक सिविल सोसाइटी चाहिए होगी फिर। और सिविल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सिविल सोसाइटी सिर्फ संस्थाएं नहीं है, संस्थाएं सिविल सोसाइटी का बहुत परिष्कृत रूप है। मुझे लगता है कि जब हम आजाद बोल का और संविधान लाइव का जिसका जिक्र किया उनका 2019 के आसपास काम कर रहे थे, और 19 वो वक्त था जब इस देश में सीए एनआरसी मूवमेंट चल रहा था। सीए एनआरसी मूवमेंट में बात सिर्फ इतनी थी कि सत्ता बात सुनने को तैयार नहीं थी, आपने कुछ कानून बनाए थे और उन कानूनों से जनता सहमत नहीं थी और उसको डायलॉग की टेबल पे आना चाहिए था, लेकिन आंदोलन करना पड़ा। आमतौर पे आप देखेंगे जितनी भी संस्थाएं बनी हैं उनके पीछे एक कोई आंदोलन है, आंदोलन से संस्थाएं निकलती हैं, संस्थाओं से व्यक्ति निकलते हैं और व्यक्तियों की कहानी होती है, व्यक्ति की कहानी नरेटिव बनती है और उस कहानी को आप कैसे कहेंगे, उस कहानी का कथन आपका तथ्य क्या होगा, उसकी स्टोरी टेलिंग क्या होगी, उसका मीडियम क्या होगा, यह तय करता है कि वो किस तरह का नरेटिव बनाएगा। अभी कल परसों की ही बात है, जिसे त्याग की बात कर रहे हैं, हमारे महामहिम जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल और सोना मत खरीदिए, ये सब बातें आई। आप देखेंगे कि उसके तुरंत बाद वो फेक थे सही थे उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे कई अखबार द हिंदू से लेके और तमाम तरह के अखबार आए जिनमें ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने भी ये कहा था, चिदम्बरम ने भी ये कहा था, 4 स्टोरी इस तरह की चलाई गई। तो ये एक पैकेज में आता है, जब हम इस तरह के परसेप्शंस बनाने की कोशिश करते हैं तो ये पैकेज में आता है और ये धीरे धीरे एक नैरेटिव करते हैं। तो शुरुआत एक छोटी स्टोरी से होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि कोरोना काल में आप लोगों को याद होगा, ये जो कोरोना में निकलना था लोगों को, शुरुआत में ये कहा था कि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे और मारे जाएंगे, लेकिन हमने देखा यहीं भोपाल के साथ ही जानते होंगे, विदिशा बाईपास पर हजारों लोगों से लोग मिलते थे, एक दूसरे की गलवैयां करते थे, उनको केले देते थे, खाना देते थे, किसी को कोरोना नहीं हुआ। जो सड़क पे था उनमें से कोई भी कोरोना से नहीं मारा गया। तो सवाल ये है कि वो था क्या, कैसे जनता के बीच में ये डर पैदा किया गया कि आपको घरों के भीतर रहना है। और अभी रेडिट अगर आप लोग फॉलो करते होंगे, करीब करीब 1.5-2 महीने से लगातार ये बहस चल रही है रेडिट पर कि जनता को बहुत ज्यादा दूर तक जाने की अनुमति नहीं होना चाहिए। लोगों को जो जरूरी चीजें हैं वो उसके 1-2 किलोमीटर के दायरे में मिल जानी चाहिए, उससे ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जाना है तो वो सरकार से परमिशन लेके जाए। कल को सरकार ये परसेप्शन बना सकती है या सत्ताएं ये बना सकती हैं, पूरी दुनिया भर की, मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, ये लगातार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को फ्यूल की, ऊर्जा की अगर बचत करनी है तो बहुत ज्यादा दूर तक ना जाएं और आप कम से कम घर से बाहर निकलें। ये सत्ताओं के लिए मुफीद तरीका है। थोड़ा सा मैं इस बात को लेके कुछ नोट्स बनाए थे, मैं उन पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि बातें हुई हैं ये, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम ये नैरेटिव बनाने की बात करते हैं, कोई भी सत्यनिष्ठ, पहले तो मुझे इस शब्द से थोड़ी सी, राकेश आपको कहा भी था कि शब्दों से थोड़ा सा हम जब बाप रहे तो थोड़ी सावधानी के साथ, अंकेक्षण या आख्यान, हमको कहानी कहने में क्या दिक्कत है, नैरेटिव कहने में क्या दिक्कत है, या हमको सत्यनिष्ठ को ईमानदार या इंटीग्रिटी के साथ में क्या दिक्कत है हमें। तो एक ईमानदार नैरेटिव की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको खुद ईमानदारी भी चाहिए होती है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कोई व्यक्ति मंच से, मेरे जैसा बहुत ही
कमजोर किस्म का व्यक्ति जो कि बहुत सारी अराजकताओं के साथ जीता है, बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा में बात करे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदारी से समझ जाता है ये बात कि बात तो अच्छी कर रहा है, उदाहरण अच्छे दे रहा है, इतिहास की भी समझ है, सब कुछ है, लेकिन है काइया व्यक्ति, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। और ऐसे ही एक व्यक्ति, अगर कोई गांव का कोई व्यक्ति टूटी फूटी चप्पल पहने हुए, कुर्ता उसका दागदार है और ठीक से जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं, टूटी फूटी भाषा में कुछ कह रहा है, अगर वो दिल से आपके कनेक्ट कर रहा है तो आप कहते हैं कि उसको बोलना नहीं आ रहा है लेकिन बात अच्छी कह रहा है और बात सही कह रहा है। ये नैरेटिव है। इस नैरेटिव को मैंने महसूस किया, लगभग 20 साल हो गए हम लोगों ने इप्टा की एक यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा में चूंकि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जो काम करता है नुक्कड़ नाटकों पर ज्यादा किया, तो नुक्कड़ नाटक करते थे हम और गांव में रुक जाते थे, गांव वाले अपना खिलाते पिलाते थे, फिर अगले गांव निकल जाते थे। लगभग 1 महीने तक ऐसा रहा। उस दौरान एक जगह जाके जब हमने बात की तो एक बुजुर्ग आए और बोले कि क्या कर रहे हो ये? तो हमने कहा हमारा एक सांस्कृतिक संगठन है। बोले संस्कृति उनको बोलने में नहीं आ रहा था, तो बोले कि अच्छा संस्कार का संस्कार होना। हमने कहा हाँ, संस्कार लोगों को देते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। तो उन्होंने एक लाइन में ये बात कही, बोले कि देखो भैया, इतना जानते हैं हम कि जो अपने बाप दादा की बात को, बाप दादा की इज्जत को आगे बढ़ाए वो अच्छे संस्कार, और जो उनकी बात को नीचे गिराए वो बुरे संस्कार। बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन हम जिस लेगेसी की बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी की जिस लेगेसी की बात कर रहे हैं, और वो लेगेसी आज की नहीं, हम 2000 साल पहले की, 2500 साल शायद बात कर रहे हैं। अगर 1900 के ईसा पूर्व से बात करें तो लगभग 3000-4000 साल की बात कर रहे हैं ये। इन 4000 सालों में क्या सचमुच सिविल सोसाइटी वही है जो हम इतिहास में देख रहे हैं? क्या इसी सिविल सोसाइटी ने लोगों का कत्लेआम नहीं किया? क्या इसी सिविल सोसाइटी ने लिंचिंग नहीं की है? क्या इसी सिविल सोसाइटी ने महिलाओं को घरों में नहीं रखा है? क्या इसी सिविल सोसाइटी ने दलितों को अपना राइट्स नहीं दिया है? ये सब काम कैसे हुए? कोई सत्ता नहीं कर रही थी, सत्ता के साथ सिविल सोसाइटी भी खड़ी थी। और माफ करिए, जब सिविल सोसाइटी कह रहा हूं तो इसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन से लेकर धार्मिक संगठन तक सभी शामिल रहते हैं। अब बात यहां आती है कि हम जिस सिविल सोसाइटी में बिलोंग करते हैं और जिसकी बात कर रहे हैं, वो पत्रकार, डॉक्टर, अध्यापक से लेके और तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, एनजीओ कह लें, सीएसओ कह लें, वो सारे सीएसओ, क्या इनके बीच में कोई संवाद है? क्या किसान संगठनों के साथ संवाद है? क्या मजदूर संगठनों के साथ संवाद है? क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ संवाद है? अगर उन लोगों के साथ, उस जनता के साथ हमारा संवाद नहीं है तो हमारा नैरेटिव नहीं बिल्ड हो पाएगा। फिर इसी में कहा जाएगा कि संस्थाएं तो इसलिए बनती हैं कि पैसा कमाएं और खा लें उसको, पति पत्नी लिमिटेड बन जाती हैं। और ये बात कई हद तक सही भी है। आप कीजिए हमारे बीच में ही, मतलब उन जो राइट बेस्ड काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो 2-4-10 संस्थाएं आपको दिखती हैं जो आंदोलन से निकली हैं, वो चाहे शिक्षा पे काम कर रही हों या दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच काम कर रही हों, ट्राइब्स के बीच, उनको छोड़ दिया जाए तो आप अपने आसपास देखिए और दिल से देखिए, इसी भोपाल में 6500 संस्थाएं रजिस्टर हैं, जिसमें से दावे के साथ कह रहा हूं कि 90% सिर्फ सीएसओ जो हैं वो संस्था के नाम पे फंड लेते हैं और खाते हैं। कई सारे साथी हमारे पास इसलिए आते हैं, जब मैं बहुत ज्यादा नहीं जुड़ा, लेकिन 19 के आसपास जब मैं संस्थाओं के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने सीधा खुला ऑफर दिया कि हमारे पास सीएसआर का फंड है, ये आप ले लीजिए, 10% रख लीजिए, 90% वापस कर दीजिए। और ये लोग करते हैं। तो ये परसेप्शन कोई जमीन हवा में नहीं बना है, परसेप्शन के पीछे लोग हैं, और लोग जब आते हैं तो उनमें से 10-20% ही मुश्किल से किसी भी फील्ड में ठीक ठाक लोग होते हैं। आज हमें भी पत्रकार कहते हुए अपने आप को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि पत्रकार के तौर पर जो परसेप्शन लोगों का बना हुआ है, जो नैरेटिव लोगों का बिल्डअप हो रहा है, वो कैसे पत्रकारों का है वो हम जानते हैं, इसलिए मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि हम जिस बात को कर रहे हैं, जिस आख्यान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 3 चीजों पर बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत है। एक, अपना मीडियम चुनते हुए, हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, किस मीडियम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जेन जी से बात करनी है। बस आखिरी एक उदाहरण दे रहा हूं कि अभी मैं कॉमिक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं और मैं समझता हूं कि अपने
पीढ़ी के लोगों में मैं बहुत ज़्यादा लोगों से संवाद भी करता हूँ, जैन जी के साथ भी रहता हूँ, लेकिन जैन जी की कई सारी स्लैंग समझ में नहीं आ रही है अभी। मेरा बेटा अभी 13 साल का है और आज ही उसने जुजुत्सु कॉमिक्स की बात की। जुजुत्सु कॉमिक्स में एक रॉटी एक कैरेक्टर है, एक रा का कैरेक्टर है, उनकी स्टोरी बता रहा था, उसे वो चाहिए थी, कॉमिक्स चाहिए थी, उसने वो ऑर्डर की, नहीं पढ़ी मैंने। मैं मार्वल कॉमिक्स तक आया धीरे धीरे, और मार्वल्स तक आते आते भी लेकिन दुनिया बदल रही है, मांगा कॉमिक्स आ रहे हैं, उनके साथ में आपको नैरेटिव करना है। इस पीढ़ी के दिमाग में कुछ बताकर कुछ नहीं होने वाला, दुनिया नहीं बदलेगी इनसे, क्योंकि कुछ लोग तो एक्सटेंशन पे हैं अभी, और कुछ लोग जो अपना जो करना कराना था, दिमाग बनना था, वो बन चुका है 40-45 तक। तो आप 20 साल के, 18 साल के, 17 साल के बच्चे के साथ में कैसे संवाद करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए, अपनी भाषा को बदलें। और इसके साथ में बड़े नैरेटिव की बात तो चित्तन ने कर ही दी है, सिर्फ कहने के लिए बात बड़ी है यारो, सिर्फ कहने के लिए बात बड़ी है यारो, जब भी चाहेंगे दुनिया को बदल डालेंगे। शुक्रिया।